नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों के साथ रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से की मुलाकात। 4100 करोड़ की 4 सड़क परियोजनाओं को केंद्र से मांगी स्वीकृति। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। अंकिता भंडारी मामले से जुड़े 2 मुकदमे दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी जानकारी। हरिद्वार कुंभ समेत 105 घाटों पर गैर हिंदुओं की नहीं होगी एंट्री। देश में पहली बार लागू होगा समान धार्मिक बायलॉज। उत्तराखंड में आई से यातायात प्रबंधन की तैयारी। आईटीडीए तैयार कर रहा पीओसी। उत्तराखंड में दूसरे राज्य वालों को भी सूची में नाम खोजना होगा आसान। वोटर लिस्ट को भी लिंक करेगा आयोग। और देहरादून हरिद्वार समेत कई जिलों में बारिश बर्फबारी के आसार। मैदान में छाया रहेगा कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड ने 3 साल बाद एक बार फिर से तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ उत्तराखंड की विपक्षी पार्टियां, सामाजिक संगठनों ने वीआईपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया है, वहीं अंकिता भंडारी के पिता बीरेंद्र भंडारी ने उत्तराखंड की जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि आगामी 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद करते हुए उत्तराखंड की बेटी को उचित न्याय दिलाने के समर्थन में उत्तराखंड बंद में अपनी भूमिका अदा करें। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार वीआईपी को बचाने का लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने आगामी 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि अंकिता मेरी बेटी नहीं, आप सबकी बेटी है। मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग मेरा सहयोग करें। उन्होंने भाजपाइयों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग वीआईपी को लगातार बचा रहे हैं। संगठनों द्वारा 11 जनवरी को जो बंद का आह्वान किया गया, मैं सभी व्यापार संघ और सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस दिन बंद का आह्वान शांति ढंग से रखें। और सरकार द्वारा अगर ऐसा सीबीआई की जांच नहीं रखी तो 11 तारीख के बाद एक उत्तराखंड में जन आंदोलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो अपनी समस्त उत्तराखंड की जनता से, विशेषकर मातृशक्ति से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी भी बेटी थी। और जब तक वीआईपी का पता नहीं पड़ा तब तक आपने इसी तरह संघर्ष करना है और संघर्ष करना है। और जिस तरह से वीआईपी का नाम सरकार द्वारा छुपाया गया है और वीआईपी का नाम अभी तक उजागर नहीं। नैनीताल से अगली खबर है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिले एडिशनल जज। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ शाह बनाए गए हैं जज। उत्तराखंड हाईकोर्ट के एडिशनल जज बनाए गए हैं सिद्धार्थ शाह। सिद्धार्थ शाह को एडिशनल जज बनाया गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नियुक्ति पत्र जारी किया है। नैनीताल हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सिद्धार्थ शाह। तो नैनीताल से अहम खबर, उत्तराखंड हाईकोर्ट को मिले एडिशनल जज। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ शाह बनाए गए जज। उत्तराखंड हाईकोर्ट के एडिशनल जज बनाए गए हैं सिद्धार्थ शाह। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नियुक्ति पत्र जारी किया। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ शाह बनाए गए जज। उत्तराखंड हाईकोर्ट के एडिशनल जज बनाए गए सिद्धार्थ शाह। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने नियुक्ति पत्र जारी किया। नैनीताल हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सिद्धार्थ शाह।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर देहरादून से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में नाम उछाले जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का बड़ा पलटवार सामने आया है। दुष्यंत कुमार गौतम ने देहरादून के डालनवाला थाने में दर्ज कराई एफआईआर साजिश के तहत बदनाम करने का लगाया आरोप। एफआईआर में सुरेश राठौर, उर्मिला सनावर के साथ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कुछ अज्ञात लोगों के नाम दर्ज है। दुष्यंत गौतम का साफ बयान सामने आया। उन्होंने कहा घटना के दिन या आसपास हरिद्वार में मौजूद ही नहीं थे। आरोपी पूरी तरह झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मेरी बेटी समान थी। इस तरह के आरोप सोच से परे हैं और दुर्भावनापूर्ण है। बीजेपी नेता का दावा सोची समझी रणनीति के तहत उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, ये उन्होंने बात कही। मामला अब कानूनी जांच के दायरे में है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एफआईआर के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर हरिद्वार से, जहां अभिनेत्री उर्मिला सनावर जो लंबे समय से सार्वजनिक रूप से गायब थीं, अब सोशल मीडिया पर अचानक सामने आई हैं। करीब एक सप्ताह तक चुप्पी साधे रहने के बाद अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वह अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी के सामने पेश होने को तैयार हैं। उर्मिला का दावा है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो जांच की दिशा बदल सकते हैं। अगर ये सबूत प्रमाणित हुए तो किसी बड़े वीआईपी चेहरे से पर्दा उड़ सकता है। वायरल ऑडियो केस और पुराने मुकदमों के चलते पुलिस लगातार उनकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। सबकी नजरें अब एसआईटी और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। तो हरिद्वार आपको बता दें, अभिनेत्री उर्मिला सनावर की सोशल मीडिया पर वापसी और उनके दावे से बड़ी हलचल है। अब देखना होगा कि एसआईटी की अगली चाल क्या होती है।
अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बैठक की है। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक की है। जिलाधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक की है। विभागीय सचिवों के साथ कई प्रकरणों का किया निस्तारण। उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम पर कार्य के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को अपनी संपत्तियों को मैप करने के निर्देश दिए हैं। 31 मार्च 2026 तक संपत्तियों की मैपिंग के निर्देश दिए गए हैं। सीएस ने जर्जर हो चुकी 108 एम्बुलेंसों को बदलने का भी निर्देश जारी किया है। अगली खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अब तक 216 शिविरों में 1.44 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ व 18,360 शिकायतों में 13,068 का निस्तारण किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस इस अभियान को भाजपा का महज आगामी चुनाव के लिए टारगेट सेट करना कह रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार के ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों से कांग्रेस बौखलाई हुई है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश के अनेकों लोगों को लाभ मिल रहा है, जिसको देखकर कांग्रेस हताश है, जिसके कारण कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाने का कार्य कर रही है। साथ ही राजनीतिक माहौल को भी खराब कर रही है, जिसका भाजपा प्रतिकार भी करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इस सरकार ने ऐसे ऐतिहासिक फैसले इस उत्तराखंड में किए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस बौखला गई है। और अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो 17 दिसंबर से लेकर के आगामी 45 दिनों तक जो जन जन की सरकार है, जन जन के द्वार कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार जो अंतिम छोर पर अंतिम बैठा हुआ व्यक्ति है, जो अपने समस्याओं के निदान के लिए मुख्यालय में नहीं जा सकता है, सरकार उसके द्वार तक पहुंच रही है।
और इसके कारण से जो अभी तक हमारे शिविर लगे हैं न्याय पंचायतों में, जो 23 विभाग उसमें जाने हैं, तो उसके कारण से अनेकों लोगों को इसका लाभ मिला है। अगली खबर डोईवाला से है, जहां आपको बता नगर पालिका में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब नाराज सभासदों ने नगर पालिका परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सभासदों ने पालिका अध्यक्ष पर बोर्ड बैठक की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि निरस्त किए गए प्रस्तावों को भी शामिल कर दिया गया। धरने पर बैठे सभासदों ने कहा कि बोर्ड बैठक की अनदेखी करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। कल नहीं बैठोगे? मैंने पहले भी अभी बताया था कि हम 12 तारीख को बोर्ड की बैठक हुई थी, हम सभी सभासदों ने उसके बाद बोर्ड अध्यक्ष जी से मिले थे और हमने उनके सामने ये बात की रखी थी कि जो बोर्ड की बैठक में जो प्रस्ताव रिजेक्ट हुए हैं उन्हें दोबारा उसमें प्रोसीडिंग में ना लाया जाए। देखिए, सभी मीडिया कर्मियों को हम बता चुके हैं, आपको भी वही बता रहे हैं कि हमारी जो बोर्ड बैठक हुई थी 12/11/2025 में, उसमें जो प्रस्ताव सबमिट किए गए थे उस प्रस्ताव ऐसे थे कि कई जनहित के मुद्दे हमने कहा कि सर्वोपरि होने चाहिए। पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे क्षेत्रवासियों की, उन पर कार्य किया जाना चाहिए, ना कि अन्य चीज़ों पर। उसके उपरांत भी हमने 4 नवंबर को एक लेटर, 4 दिसंबर को एक लेटर माननीय अध्यक्ष और अध्यक्ष महोदय को दिया था कि जो अस्वीकृत प्रस्ताव है अस्वीकृत किया जाए, स्वीकृति न दिखाई जाए उनकी। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डोईवाला क्षेत्र से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर सुसवा नदी बाजावाला में अवैध खनन की निगरानी कर रही माइनिंग टीम पर हमला किया था। इस घटना में फ्लाइंग इंचार्ज आपको बता दें गोडरू लुरू सुमन घायल हो गए थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त हरजीत सिंह उर्फ नानू को लक्ष्यवाला के पास से गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। अगली खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार बहादुराबाद पुलिस ने सेल्समैन से हुई लूट का सफलतापूर्वक खुलासा किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी श्रवण गिरी पुत्र रमेश गिरी निवासी दुगचाड़ा सहारनपुर और प्रणव पुत्र सुभाष सैनी निवासी धनौरा सहारनपुर। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से नकदी 4,06,000 रुपए और लूट से खरीदा गया 40,000 रुपए का मोबाइल, एक अवैध तमंचा, 315 बोर मैं जिंदा कारतूस और सिडकुल क्षेत्र से चोरी की गई मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि श्रवण गिरी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करीब 12 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि प्रणव के खिलाफ हरिद्वार और देहरादून में 3 मुकदमे दर्ज हैं। मामले की आगे जांच लगातार जारी है। खबर खटीमा से है, जहां भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसबी ने खटीमा क्षेत्र के सुंदरनगर में गश्त के दौरान 9.20 ग्राम हेरोइन के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान जनकैया पुलिस के जवान भी संयुक्त रूप से शामिल रहे।
शनिवार को एसएसबी 57वीं वाहिनी के कमांडेंट मनोहर लाल के नेतृत्व में एसएसबी के जवान जनकैया पुलिस के साथ सीमा क्षेत्र में नियमित गश्त पर थे। इसी दौरान सीमा चौकी, मेला घाट एवं उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त टीम को सूचना मिली कि सीमा क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। सूचना के आधार पर संयुक्त गश्ती दल का गठन कर सुंदरलाल क्षेत्र में सघन जांच अभियान करते नजर आए। इस दौरान ये बड़ी सफलता हाथ लगी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।